जैसे आदिकालीन में जो सूर्य आदिकाल है उसमें कितनी काव्य धाराएं चल रही थी, तो 6, ये आपको जानना है कि 6 धारा कौन कौन थी। तो पहला लिखेंगे रासो साहित्य, जो सबसे रासो साहित्य, या करके लिखेंगे चारण साहित्य, इसी को चारण साहित्य भी कहा गया है। तो या करके लिखेंगे और एक मिनट, चारण दूसरा क्या हो गया, हो गया सिद्ध साहित्य, या कह सकते हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य, ये आपको जानना, ये ना कह सकते हैं। चलिए तीसरा का देखेंगे, नाम जो है, ये रासो साहित्य था, ये रास साहित्य। रास नहीं दिख रही है, हमें को नहीं दिख रही, किसी को नहीं दिख रही। हमको भी नहीं दिख रही है, सारे में ही दिक्कत है। इसके नहीं दिख रही है, आवाज भी नहीं आ रही, आवाज भी बीच में ब्रेक हुई थी। दिख रही है सर नहीं दिख रही है, काला हो गया सब। हाँ अब आ गया सर, आ गया सर, आ गया। हाँ, ये कह रहे थे कि पहला रासो साहित्य, ये कह लेते हैं। दूसरा है सिद्ध साहित्य, या उसी को बौद्ध साहित्य भी कह लेते हैं। और तीसरा हमारा क्या है, रास साहित्य। रास साहित्य या इसी को क्या कहते हैं, जैन साहित्य। साहित्य ठीक है, साहित्य या जैन साहित्य। और चौथे नंबर साहित्य, चौथा जो है लौकिक साहित्य। चौथा कौन सा हो गया, लौकिक साहित्य हो गया। और वहाँ जो है एक छूटा है नाथ साहित्य। नाथ किसकी पूजा करते थे, शिव की। चला गया। पूजा करते थे, इसलिए शैव साहित्य भी कह सकते हैं। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है, तो नाथ साहित्य अब दिख रहा है, समझते, नहीं दिख रहा है सर, आवाज भी ब्रेक हो रही है। हमारे में दिखने लगा है। दिखने लगा अब। देखिए मैं थोड़ा ननिहाल में हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो है कम नेटवर्क चलता है, क्योंकि ये थोड़ा जिला से काफी दूरी में। जब वहाँ आप सर आपको कॉलेज मिल गया, तो जो वहाँ हाँ कॉलेज मिल गया, यहीं ननिहाल से तो बहुत ना, घर से पहले से दूर जा रही है नहीं
आज संध्या जी भी लगाई थी, उनको भी शायद कॉलेज मिल गया है तो कॉलेज की फोटो लगाई थी। क्या हुआ? संध्या जी को भी कॉलेज मिला है तो कॉलेज की फोटो लगाई थी वो भी। अच्छा, हाँ हाँ, कल मुझे यहाँ मिल गया है, वादी क्षेत्र में है, यहाँ से है या 8 किलोमीटर होगा, घर से लगभग के बीच में हो सकता है, तो 30-32 सोचा, तो फिर भी कोई काफी दूर नहीं है। पर आज भी आवाज स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही है? तो मैं ठीक था, अब कटने लगी है। अच्छा, और एक और है, उसको देख लेते हैं, 6 नंबर का। आप अपभ्रंश साहित्य। आपको भ्रंश साहित्य, तो ये एक रहा, तो हम कहते हैं चारा साहित्य, राज साहित्य जिसको हम कहते हैं जैन साहित्य, नाथ साहित्य जिसको हम कहते हैं साहित्य, और साहित्य, और अब साहित्य है इसमें, ठीक में ये 6 पार्ट। तो सबसे पहले हम रासो साहित्य देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक हेडिंग बनाएंगे जिसे साहित्य कहते हैं। कौन सी हेडिंग हो? रासो साहित्य। आवाज आ रही है? आवाज भी नहीं आ रही है, स्क्रीन भी नहीं दिख रहा। हाँ, आवाज आ रही है, हमारे यहाँ आ रही है। नहीं सर, आपकी आवाज कट गई थी। ऐसा क्यों हो रहा है, किसकी नहीं दिख रही है? नहीं दिख रही सर। तो अब दिखी है सर, अब दिख गई। दूरी हो रहा है। अच्छा, अब स्क्रीन दिखाई दे रहा है? नहीं नहीं दिखाई दे रहा है ना? नहीं, अब दिखाई अब दिया दिखने सर। लगी। वर्क नहीं कर रहा है इसका। चलिए देखते हैं, ना होगा तो इसी सर स्क्रीन का ही है, नहीं तो को अगर देख सिर्फ लेते हैं सुनना क्या समस्याएं हैं। तब तो हम लोग टेलीग्राम या मीट क्या हुआ? एक्सेल पढ़ लेते। सर स्क्रीन का ही है, नहीं तो टेलीग्राम गूगल पढ़ लेते हैं। हाँ हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि तो वहाँ चलेगा, वहाँ नेटवर्क बहुत फास्ट चलता है। सर सर बोल दिया करिए, आप लिख अभी मैं देख रहा हूँ दिए। क्या समस्या है। हाँ, आदिकाल में चारण कवियों द्वारा, आवाज आ रही होगी? जी जी, आ रही है सर। हाँ, लिखिए, आदिकाल में चारण कवियों द्वारा अब
आदिकाल में चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में जो वीर गाथा जो वीरात्मक साहित्य लिखा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ऐसे लिखना है, वीर गाथा उसे रासो साहित्य के नाम से जाना जाता है। उसे रासो साहित्य के नाम से जाना जाता है। लिखा गया उसे रासो साहित्य के नाम से जाना जाता है। ग्रियर्सन ने, लिखेंगे आगे, इसे ग्रियर्सन ने चारण साहित्य कहा। इसे ग्रियर्सन ने चारण साहित्य कहा तथा शिव सेंगर ने शिव सिंह सेंगर ने रासो साहित्य कहा। शिव सिंह सेंगर ने रासो साहित्य कहा। तो शिव सिंह और चारण साहित्य किसने, तो ग्रियर्सन ने। क्लियर हो गया। अगर बात यह आए, प्रश्न अगर आ जाए कि रासो साहित्य नाम किसने दिया, तो शिव सिंह सेंगर ने, तो ग्रियर्सन ने। ठीक है, आगे देखेंगे। अब ये एक सवाल बनता है रासो शब्द को लेकर के कि रासो शब्द कहाँ से हुई, किस शब्द से हुई, को लेकर के बहुत सारे विद्वानों ने अपना अपना विचार प्रस्तुत किया। और लोग कुछ मानते हैं, कुछ लोग कुछ मानते। हेडिंग बनाएंगे, रासो शब्द की उत्पत्ति। उत्पत्ति, ठीक है, रासो शब्द की। अब रासो शब्द की उत्पत्ति कौन किससे माना है, इससे नहीं लिखना, इतना लिखना है कि कौन जो है, कौन सा विद्वान किस शब्द से इसकी उत्पत्ति। ठीक है, बात समझ में आया जी। तो कौन सा विद्वान से मानता है। ठीक है, ये चीजें हमको लिखना है। पहला, गारसा दत्तासी अपना मत दिया। रासुई। हाँ, गारसा दत्तासी ने और यहाँ पे ये राजसूई क्या है, यज्ञ है। पहले यज्ञ होता था मरने के लिए। राजसूई शब्द की उत्पत्ति जो है, पहले राजसूई यज्ञ हुआ करता था पहले जो राजाओं में। ठीक है, तो ये कौन मानता है, गारसा दत्तासी मानते हैं। पर ऐसा कहीं किसी भी जो ग्रंथ है कि का व्याख्या या वर्णन नहीं मिलता है किसका, राजसूई यज्ञ। जो भी वीरगाथात्मक रचनाएं हैं उसमें राजसूई यज्ञ का, बात समझ गए,
इसलिए इसको लोग या सब कुछ विद्वान मतलब इनके अलावा कोई इसको स्वीकार नहीं करता है कि राजसूय शब्द से जो है रासो शब्द की उत्पत्ति हुई होगी। अगर होती तो जाहिर सी बात है में दिखाई तो दिया होता, उसका वर्णन। फिर उसके बाद लिखेंगे दूसरे नंबर पर रामचंद्र शुक्ल। ये क्या? रामचंद्र शुक्ल रासु मानते हैं रसायन से। रसायन। किसे? यहाँ पुस्तक में लिख लीजिए किसके आधार पे मानते हैं उसको। विसल देव, हाँ बोलेंगे। सर रसायन है कि रसायन है? रसायन, र बना लीजिए, कोई बात नहीं, रुक जाइए एक मिनट। विसल देव रासो। ठीक है, इसको क्या करिए, कट कर लीजिए इसको। अरे नहीं नहीं, यहाँ कट करना है। ठीक है, रसायन कर लीजिए। ठीक है, रसायन नहीं रसायन कर लीजिए। ठीक है, अब सही है। और ये कहाँ से? यहाँ से विसल देव रासो से। जब बार बार रसायन रसायन जो है शब्द का प्रयोग किया गया है, पहले सुन लीजिएगा। जो विसल देव रासो जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में कई जगह रसायन शब्द का जिक्र हुआ है। तो उस चीज करके रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जो रास शायद उसी रसायन शब्द का विकृत रूप है, यानी उसी का जो है परिवर्तित है, रासो बन गया है शायद। ठीक है, रामचंद्र ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे बताया? रसायन शब्द से बताया है। और रासो शब्द की उत्पत्ति तासी ने किससे बताया? तो राजसूय से बताया। ये ध्यान रखना है। ठीक, तीसरे नंबर का विद्वान हरि प्रसाद रासक। ये किससे मानते हैं? रासक से मानते हैं। रासक, यहाँ कोष्टक में लिख लीजिएगा सर्वमान्य मत। ठीक, मत, यही मत क्या है? सर्वमान्य है। हजारी रासक से माना, और यह मत क्या है? सर्वमान्य हुई है। तो आप यही समझेंगे रासक से। ठीक है, बात समझ में है? तो पूछा जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी उत्पत्ति किससे मानते हैं? तो रासक से। ये भी आपको बताना है रासक से, लेकिन नाम पूछता है शुक्ल के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति, तो आपको रसायन बताना है। तो आपको रासक ही बताना है क्योंकि ये सर्वमान्य है। ठीक है, अब आते हैं नरोत्तम स्वामी। के नहीं, चौथे नंबर पे होंगे नरोत्तम स्वामी। नरोत्तम स्वामी जो है ये मानते हैं रास से। ठीक है, से मानते हैं, और कहीं कहीं बुकों में रसिक भी दिया हुआ है। हाँ मैं बता रहा हूँ, वही तो
नरोत्तम स्वामी जो है किसी बुकों में शब्द से बताया गया है कि रसिक शब्द से, ठीक है। और कहीं कहीं जो है रास शब्द लिखा हुआ है, तो 1 मिनट थोड़ा सा इसको देख ही लेता हूँ। एक और को हम क्योंकि ये बुक जो है राजस्थान से भी है, मैं उसी को देख लेता हूँ। नरोत्तम स्वामी का आप रसिक ही, ये ज्यादा बात हाँ कर लीजिए, रास की जगह पे क्या कर लीजिए, रसिक ही करिए। इसमें भी रसिक ही लिखा गया है, तो रसिक करिए। क्लियर है? आवाज जा रही है आपको क्या? जी सर आ रही। तो चौथे नंबर, ठीक है। तो कहीं कहीं रास दिया हुआ है, लेकिन रास करेंगे। नरोत्तम स्वामी के लिए रसिक ही आपको ध्यान रखना है। आप रसिक लिखिए, रास न आएगा, ठीक है। रास केवल बच्चन सिंह को लिखेंगे, तो 5वें नंबर पे यहीं पे लिख लीजिए बच्चन सिंह को। बच्चन सिंह, बच्चन सिंह ने रास बताया, ठीक है, बताते हैं, रास बताते हैं। इसके बाद लोग और है, उनको देख लेते हैं जो कम इम्पोर्टेंस है थोड़ा। 6 नंबर पे देखिए कविराज श्यामल दास। श्यामल दास, ठीक है, कविराज श्यामल दास। काशी प्रसाद जायसवाल, है ना, दोनों, काशी प्रसाद जायसवाल। नागरी प्रचारिणी सभा काशी, ये 8 नंबर का। ये तीनों जो है एक ही को मानते हैं, एक ही चीज। और किसको मान दे रहा हूं, किसको मानते हैं। शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, रहस्य। तो कविराज श्यामल दास, काशी प्रसाद जैस और नागरी प्रसाद काशी, ये तीनों किससे मानते हैं, रहस्य से शब्द लगा लेंगे, ठीक है। दोनों क वाला और एक नागरी प्रचारी सभा, ये तीनों किससे मानते हैं, रहस्य से मानते हैं। और लिखेंगे 8 नंबर पे, 8 होगा या 9 होगा, जोड़ लीजिएगा, मैं भूल गया। हर प्रसाद शास्त्री, तो प्रसाद शास्त्री, हर प्रसाद शास्त्री। नंबर अगर इधर उधर होगी तो आप लोग उसको मेंटेन कर लीजिएगा, ठीक है। विद्वेष पाठक, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लिख लेते हैं। विद्वेश्वरी, ये ध है, आधा ध, ठीक है। विद्वेश्वरी पाठक, और ये जो दोनों हैं राजयश मानते हैं, और यश
ये इनका मानना है तो राज्य में जो यश माने आनंद, आनंद कह सकते हैं या यश कह सकते हैं, ऐश्वर्य को यश, ये का जो ऐश्वर्य था उसी शब्द, उसी से जो है रासो शब्द का निर्माण हुआ है या उसी से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है, ऐसा कौन मानता है? हर प्रसाद शास्त्री और विद्वेश्वरी पाठक। ठीक है, एक मिनट आप लोग रुके रहेंगे। आवाज जा रही है ना? जी सर आ रही जी है। सर। अच्छा ठीक है। हेलो, हाँ बोलिए। घर आ गए? हाँ घर तो आ गए। बात ठीक है? है? बात ठीक है? हाँ बात कराए हैं और गए भी थे उनके यहाँ, आते समय रास्ते में मतलब वेट कर लिए। घर हो गए तुमके? हाँ हाँ ठीक है। हाँ। अच्छा, क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बोले हम कि बात कर लीजिएगा, तो उनको नंबर वंबर दिए और बात भी किए, बोले कि भाने का है वहाँ पे आप देख लीजिएगा, थोड़ा पाले हो जाए। तो बोले ठीक है। हाँ, हाँ। तो कल जाओगे? कल बोले फोन करके आप पता कर लीजिएगा कि बुला रहे होंगे तो जाइएगा, नहीं बुला रहे तो परसों जाइएगा। प्रिंसिपल को? हाँ। अच्छा, हाँ। हम प्रिंसिपल बाबू रहे तो कल ज्वाइन करा सकता हूँ? हाँ करा सकते हैं, वो ऐसे कि हर जगह कुछ कॉलेजों पे हर जगह हमको लग रहा है कि कल बुलाए। हर जगह हो सकता है। हाँ चलो दिल्ली से जाओ आराम से, कितना 2 किलोमीटर है। हाँ यहाँ से तो वैसे है। हाँ, घर पे कितना हो जाएगा? घर से वही 30-35 हो जाएगा। हाँ, चलो तो भी तुम्हारे लिए। हम फोन कर सकते हो बाद में? ठीक। हाँ ओके। चलिए, हम तो सोचे आप ज्वाइन कर लिए होंगे। नहीं, 24 तारीख से पहले किसी को ज्वाइनिंग यहाँ नहीं दी गई है। ठीक है, अच्छा, 24 तारीख से पहले किसी को यहाँ ज्वाइनिंग नहीं मिली है अभी तक। तो 24 तारीख को कुछ कॉलेजों में ज्वाइनिंग हो रही है, तो अब हम कल फोन करेंगे उनको, प्रधानाचार्य को पूछेंगे कि क्या हम लोगों के यहाँ होगी कल या फिर 25 को, क्योंकि कल बंद है, शायद स्कूल छुट्टी है किसी चीज का। सर तेज बहादुर जयंती है। क्या हुआ? तेज बहादुर। तेज बहादुर, हाँ हाँ जयंती है। जी सर। हाँ तो उसी के लिए उपलक्ष्य में मतलब बंद है, तो देखते हैं, कुछ विद्यालय वाले बुलाए हैं, तो अब हम भी कल पता करेंगे। नंबर है लेकिन मैं फोन नहीं किया था, मैं दूसरे से करवाया था, बात भी करा दिया। अब मैं कल ही कर। में क्या ज्वाइनिंग के लिए भी पैसा लेते हैं? नहीं, वहाँ मैंने क्लर्क से बात किया था तो बोले कि नहीं यहाँ पे सब फ्री रहे, बोले कि नहीं यहाँ पे सब फ्री रहे। रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ हाँ कुछ जगहों पे चल रहा है, कुछ जगहों पे चल रहा है, मतलब वो बता रहे थे कि 1-1.5 लाख जो भी है। सर हम ये कह रहे रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा ये तो समस्या कर दिया आप लोग। वैसा क्यों पूछते हैं? फोन भी रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, क्लास भी चल रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, जाने दीजिए, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। नहीं ऐसी चीजें क्या होती है ना कि मतलब अफवाह हो जाती है, समस्या आ जाता है।
और ये रिकॉर्डिंग में हो गया। इस क्लास को मैं शायद ही यूट्यूब पे डाल पाऊँ, ठीक है। सर इसे डिलीट कर देना जी, इसे डिलीट कर देना। हाँ चलिए अब देखेंगे। मुनिजिन विजय 10 नंबर पे है। मुनिजिन विजय, मुनिजिन विजय, ठीक है। मुनिजिन विजय ये भी किससे मानते हैं? राजयश से मानते हैं। ये भी किससे? इन तीनों के लोगों के लिए ना हो तो लगा लीजिए, ठीक है। ये भी किससे मानते हैं? राजयश से मानते हैं। राजयश का मतलब कि राज का सुख, राजयश मतलब क्या हो गया? राज का सुख, सुविधा, विलासिता, राज की विलासिता, ठीक है। चंद्रबली पांडे एक है, उनका लिख लीजिए। चंद्रबली पांडे, ये किससे लिखते हैं? तो इनका मानना है चंद्रबली पांडे का कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी, रासक शब्द से मानते हैं, उसी को ये भी मानते हैं। कौन? चंद्रबली पांडे। किससे मानते हैं? रासक से। लेकिन ये जो है तर्क कुछ दूसरा देते हैं, ठीक है। शब्द तो यही है लेकिन परिभाषित करते हैं कुछ दूसरे ढंग से, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की तरह ये परिभाषित नहीं करते हैं। बात समझ में? शब्द तो वही है इनका भी, लेकिन ये जो है रासो शब्द की परिभाषा रासक से तो वो मतलब बता रहे हैं कि मतलब उसी से उत्पत्ति हुई, लेकिन परिभाषित उसको दूसरे ढंग से किए हैं जो कि मान्य नहीं है, ठीक है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी भी रासक से मानते हैं, लेकिन वो परिभाषित करते हैं तो उनका परिभाषित करना या उनकी जो परिभाषा है या वो जो व्याख्यान दिए हैं उसको जो है सब लोग स्वीकार करते हैं, हाँ ये सही है, ठीक है। लेकिन इनके द्वारा इनकी जो व्याख्या है उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन शब्द इनका भी वही है, ये भी रासक शब्द से ही मानते हैं जो हजारी प्रसाद द्विवेदी माने हैं, ठीक है। एक वज्रसेन सूरी हैं, इनको भी लिख लीजिए। अब क्या छोड़ा जाए? वज्रसेन पूछा नहीं जाएगा इनका, ठीक है। इनका पूछा नहीं जाएगा। वज्रसेन सूरी, वज्रसेन सूरी जो है रासा से मानते हैं। किससे मानते हैं? ये इंपॉर्टेंस नहीं है। अब इसमें इंपॉर्टेंस कौन कौन से है? रासा का मतलब होता है मेवाती भाषा में अगर देखा जाए तो रासा का सब अर्थ होगा लड़ाई झगड़ा। रासा का क्या अर्थ होगा? लड़ाई झगड़ा, ठीक है। मेवाती भाषा का ये शब्द है और उस शब्द का अर्थ जो है ये बताते हैं कौन? वज्रसेन सूरी। ये कहते हैं कि इसका अर्थ जो है लड़ाई झगड़ा है। इसमें इंपॉर्टेंस कौन है? आप ट्रिक लगा लीजिए। एक तो गार्थादत्त तासी हो गए, पहला गार्थादत्त तासी जो राजसूय से मानते हैं, ये प्रश्न बनता है। फिर दूसरा रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है। तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और एक नरोत्तम स्वामी का लगा लीजिए, और इसके बाद एक बच्चन सिंह लगाइए, इस मुनिजिन विजय का लगा लीजिए, और चंद्रबली पांडे। इतना आपको जानना है, इतना आपको याद रहना चाहिए, बाकी आप पढ़ते रहेंगे केवल, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो व्याख्या है उसको आप शब्द को रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति की है मैं करके नोट में करके लिख लीजिए उनकी व्याख्या, जो उन्होंने व्याख्या दिया था। व्याख्या नहीं लिखेंगे, उतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा मतलब कि रासक शब्द से रासो कैसे हो गया है उसी को लिखेंगे। तो लिखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद
हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 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 अब इन्होंने बताया कि सबसे पहले कोई शब्द था तो कौन था? रासक शब्द था। रासक शब्द क्या बन गया? रासक शब्द क्या बन गया? रासव। क्या बताया कि जो रासक शब्द है, जो रासक शब्द है वो बन गया रासू। क्या बन गया? रासऊ बन गया। रासऊ के बाद फिर क्या बन गया? रासऊ बन गया। रासऊ बन गया। क्या बन गया? रासओ। रासओ बन गया। रासओ के बाद क्या बन गया? रासो बन गया। ऐसे लिख लीजिए और कुछ नहीं, किसी का इंपॉर्टेंस नहीं है, यही मत जो है सब। और इसी की वजह से जो है आपको ये थोड़ा जरा पूछ ले कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रासो शब्द रासक नहीं, रसक रासो का जो विस्तार है वो किस प्रकार से हुआ, तो शायद या ऐसे विकल्प में रख दे। ठीक है, तो रासक से रासो, फिर रासो, फिर रासो, क्योंकि यही सर्वमान्य है। ठीक है, आगे लिखेंगे। ये हो गया, इतना ही इसमें लिखना था। सॉरी, रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ऐसे ही लोगों ने जो जो विद्वानों ने अपना मत दिया है वो सब आपने लिख लिया। बता दिया, गासा दत्ता, श्री रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह और मुनिजिन विजय, चंद्रबली पांडे। आपको तैयार हो जाए तो और अच्छा है, लेकिन इतना तैयार रखेंगे। ठीक है, अब इस रासो शब्द की विशेषता क्या है, उसी का कि रासो शब्द रासो शब्द की क्या है, रासो साहित्य की क्या विशेषता है, यानी इस साहित्य में क्या क्या लिखा गया था, ऐसा क्या चीजें थी, उसी चीज को लिखना है कि इसमें क्या विशेषताएं थी जिसे आपको जानना जरूरी है। तो उन विशेषताओं को लिखेंगे। तो एक हेडिंग बनाएंगे, रासो साहित्य की विशेषताएं। रासो साहित्य विशेषताएं। रासो साहित्य की विशेषताएं, फर्स्ट विशेषता लिखेंगे इसकी। पहली विशेषता, पहली विशेषता में लिखेंगे अधिकांश साहित्य, लिखेंगे इसमें अधिकांश साहित्य चारण कवियों द्वारा लिखा गया। अधिकांश साहित्य चारण कवियों द्वारा लिखा गया। प्रश्न ये बनता है कि रासो साहित्य किसके द्वारा लिखा गया, तो चारण कवियों द्वारा लिखा गया, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आश्रयदाताओं के आश्रयदाताओं के ऐश्वर्य, आश्रयदाताओं के ऐश्वर्य ऐश्वर्य एवं वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। वीरता का अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन है। ठीक है, ऐसे ऐसे लिखते हैं लोग। और अति
अतिशयोक्ति, ये गलत है, नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहाँ सही है, ऐसे लिखेंगे, अतिश रहेगा, ठीक है, अतिशयोक्ति पूर्ण है। क्लियर हुआ, दो विशेषताएं क्लियर हो गई। एक तो कि द्वारा लिखा गया है, क्या लिखा गया है, रासो साहित्य। दूसरी, रासो क्या है, आश्रयदाताओं के ऐश्वर्य, उनका ऐश्वर्य उसका, और क्या है, उनकी जो वीरता है उसका, और कैसे वर्णन है, अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा करके वर्णन है, ठीक, बढ़ा चढ़ा के वर्णन है। तीसरा देखेंगे, तीसरा इसमें क्या है, वीर श्रृंगार रासों की प्रधानता है, यानी कि वीर रस, रस कामा श्रृंगार रस, वीर रस एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है। अब देखिए रासो साहित्य में किसकी प्रधानता है, कौन से रस प्रधान है, तो उसमें दो ही रस प्रधान है, एक तो वीर रस है और दूसरा क्या है, श्रृंगार रस है, ठीक है। वीर रस और श्रृंगार रस की क्या है, प्रधानता है, किसमें, रासो साहित्य में। तो अगर प्रश्न बने रासो साहित्य की विशेषता है, तो आपको याद रखना है कि अधिकांश ये चारण कवियों द्वारा लिखा गया है। दूसरा कि आश्रयदाताओं के ऐश्वर्य और वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। तीसरा क्या है, तो तीसरा जो है वीर रस और श्रृंगार रस की क्या है, प्रधानता है। चौथा इसमें क्या है, चौथा देखिए क्या है, चारण कवियों की, इसमें लिखेंगे चारण कवियों की संकुचित, चारण कवियों की संकुचित, चारण कवियों की संकुचित राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय भावना परिलक्षित होती है, राष्ट्रीय भावना। संकुचित का मतलब क्या होता है, बहुत, थोड़ा बहुत, यानी न के बराबर, परिलक्षित होती है, ठीक है, परिलक्षित होती है, यानी राष्ट्रीय भावना न के बराबर है, यानी राष्ट्रीय भावना इनके अंतर्गत नहीं है, ठीक है, काल में राष्ट्रीय भावना नहीं है, ये ध्यान रखना है। कहने का मतलब यही हुआ, संकुचित राष्ट्रीय भावना है। तो संकुचित राष्ट्रीय भावना क्या मतलब, इस लिखता तो इसका मतलब कि राष्ट्रीय भावना है, लेकिन संकुचित लिख दिया मतलब न के बराबर है, अगर थोड़ा बहुत होगा तो वो न ही के बराबर है, ठीक, संकुचित राष्ट्रीय भावना है, थोड़ा कभी कभी। 5 नंबर का देखिए की जो विशेषता है, इसमें क्या है, युद्धों का सजीव चित्रण, क्या, युद्धों का, जो लड़ाइयां होती थी जो है सजीव चित्रण है। सजीव चित्रण का मतलब कि लेखक या कवि जो है उस युद्ध में पहुंच जाता था और आंखों देखा हाल लिखता था। जैसे इस समय लाइव रिकॉर्डिंग चलता है, वैसे वो क्या था, आंखों देखा युद्ध का वर्णन करता था, ठीक है। तो युद्धों में वो जाकर कभी बैठता था या खुद लड़ता भी था, और साथ साथ में जितने युद्ध होते हैं उसको देख और उसका वर्णन जो है वो करता था, यानी आंखों देखा वर्णन करता था, इसी को सजीव चित्रण कहते हैं, ठीक है। यानी वहां प्रस्तुत रहता था, सारे को देखता था, फिर उसका वर्णन करता था, ठीक है। तो दो का चित्रण इसकी क्या है, एक विशेषता हो गई। 6 नंबर पर देखेंगे, 6 नंबर पर डिंगल और पिंगल भाषा शैलियों में लिखा, ये किसमें लिखी गई है, तो लिख लीजिए डिंगल और पिंगल भाषाओं में लिखी जा रही है, जा रही है, आवाज आप लोग के यहाँ जा रही है, अच्छा अब आ रही है, चली गई है जी, अच्छा ठीक है। हाँ मैं ये बोल रहा था कि इसमें जो बिल्कुल संकुचित है, और कभी जो है युद्ध प्रस्तुत रहता था, ठीक है, और युद्ध में भाग भी सभी नहीं लेते थे, लेकिन माना जाता है कि सब लोग भाग लेते थे, यानी वहां जा क्या करें,
लेते होंगे। तो युद्ध में भाग लेता था और युद्ध का दृश्य पूरा देखता, जो है चित्रित यानी सजीव चित्रण करता था। तो जो सजीव चित्रण का मतलब यही होता है कि कभी खुद वहां मौजूद रहे, पूरा आंखों से अपना देखे और उसके बाद उसका वर्णन करे, ठीक है, उसको सजीव चित्रण कह लेते हैं। ये होती थी। 6 नंबर पर देखेंगे डिंगल और पिंगल भाषा शैलियां। डिंगल और पिंगल भाषा, डिंगल और पिंगल शैलियां। तो यहाँ कौन कौन सी शैली डिंगल और पिंगल है, यानी रासो साहित्य किस शैली में लिखी गई है, तो आपको बताना डिंगल और पिंगल में, ठीक है। साहित्य की शैली क्या है, डिंगल और पिंगल है। 8 नंबर पर देखिए इसकी क्या विशेषता है। हाँ, डिंगल बराबर क्या होगा ये बताएंगे आप लोग। डिंगल, डिंगल क्या है वहीं लिख लीजिए। 8 नंबर लिखने से पहले थोड़ा डिंगल को। सर राजस्थानी प्लस राजस्थानी। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। यानी कि अपभ्रंश यहीं लिख लीजिए कोष्टक में, अपभ्रंश प्लस राजस्थानी। ठीक है। और पिंगल क्या है, अगर कोई आपसे पूछ दे कि डिंगल क्या है पिंगल क्या है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। इसको यहीं पे कोष्टक में तक लिख लीजिए। ब्रज। हाँ ब्रज, ठीक है। अपभ्रंश प्लस ब्रज, तो अपभ्रंश प्लस ब्रज जो है वो पिंगल है, और डिंगल क्या है, अपभ्रंश प्लस राजस्थानी। क्लियर हुआ। अब 8 नंबर का लिखिए। 8 नंबर की विशेषता क्या है, 8 नंबर की विशेषता क्या है, ये बराबर का चिन्ह सिंबल दे दीजिए। 8 नंबर, प्रबंध काव्यों की प्रधानता। 8 होगा चाहे 7 होगा, आप लोग मैच कर लीजिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगला क्रम होगा प्रबंध काव्यों की प्रधानता। ऐसे काव्य लिखे गए ये आपको देखना है। तो प्रबंध काव्य लिखे गए हैं, राष्ट्र साहित्य में कैसे काव्य लिखेंगे, प्रबंध काव्य, काव्यों की प्रधान, काव्यों की क्या है, प्रधानता है, ठीक है। प्रबंध काव्यों का है। और हो सकता है 9 नंबर हो अधिकांश रचनाएं, अधिकांश रचनाएं अधिकांश अर्ध प्रामाणिक हैं, ध्यान दीजिएगा। अर्ध प्रामाणिक, अर्ध प्रामाणिक कौन मानता है, अर्ध प्रामाणिक ये बताइए कि जो रासो साहित्य है अर्ध प्रमाणिक किसने कहा है। वैसे तो स्पेशली एक को कहा गया है, लेकिन हाँ अर्ध प्रमाणिक हजारी प्रसाद द्विवेदी। हाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी, बहुत अच्छा। हजारी प्रसाद द्विवेदी है कि अर्ध प्रमाणिक, यानी पृथ्वीराज रासो को उन्होंने अर्ध प्रमाणिक घोषित किया, ठीक है। 10 नंबर, छंद वैविध्य भी मिलता है। तो यहाँ छंद वैविध्य मतलब बहुत सारे छंद मिलते हैं, छंद वैविध्य भी मिलता है।
यानी बहुत सारे छंदों का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। ठीक है, कई प्रकार के छंद, कितने प्रकार के बताएंगे पृथ्वीराज रासों में कितने प्रकार के छंद है? सर 68 सर 68 68 में 68 68 हाँ 68 प्रकार के हैं कार के छंद। ठीक है, 68 प्रकार छंद है। तो ये हमारी विशेषताएं रही। जैसे अधिकांश साहित्य, फिर से सुन लेंगे राष्ट्र की विशेषताएं। पहला विशेषता ये रही कि जो ये साहित्य वो अधिकांशतः चारण कवियों द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ने लिखा कि आश्रयदाताओं के ऐश्वर्य और उनके वीरता का इसमें है वर्णन। तीसरा आप लिखे होंगे कि वीर रस और श्रृंगार रस की क्या महानता है साहित्य में। उसके बाद आप लिखे होंगे कि चारण कवियों का इस राष्ट्र साहित्य में चारण कवियों की संकुचित राष्ट्रीय भावना भी परिलक्षित होती है कि इनकी राष्ट्रीय भावना बहुत कम है, नगण्य मात्र है। ठीक है, और दूसरी अगला जो क्रम है वहां पे आप लिखेंगे कि युद्धों का सजीव चित्रण, यानी कि ये कवि जो है युद्धों का सजीव चित्रण करते थे। और क्या लिखे होंगे कि इस साहित्य की जो भाषा शैली बिंगल और पिंगल है और प्रबंध काव्यों की प्रधानता है, यानी रासो साहित्य में अधिकांशतः रचनाएं प्रबंध काव्य में लिखी गई हैं। और क्या लिखे होंगे, अधिक रचनाएं अर्ध प्रमाणिक हैं, आधा प्रमाणिक हैं। ठीक है, अर्ध प्रमाणिक मतलब आधा प्रमाणिक है, आधा प्रमाणिक है। और क्या लिखे हैं, तो लास्ट लिखे हैं रासो साहित्य में छंद विविधता पाई जाती है, यानी छंद विविधता, यानी छंद कई प्रकार के छंद पाए जाते हैं, कहने का ये मतलब है। ठीक है, ये हमारी रही क्या रासो साहित्य की विशेषताएं। अब हमारा हेडिंग होगा रासो ग्रंथ। अब हम ग्रंथ की ओर चलेंगे, एक एक ग्रंथ के बारे में क्या करेंगे, लिखेंगे, देखेंगे। ठीक है, कौन जो इम्पोर्टेंस होगा उसमें थोड़ा ज्यादा लिखेंगे, जो कम इम्पोर्टेंस होंगे उनके नाम लिखेंगे, उनके बारे में कुछ लिखेंगे। ठीक है, तो अब आपको हेडिंग लिखना है रासो ग्रंथ। ठीक है, रासो ग्रंथ है। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अच्छा, दिखेगा और आवाज भी क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो रासो ग्रंथ ये आपका हेडिंग हो जाएगा। तो पहला ग्रंथ हमारा आएगा खुमार रासो। ये क्रम में भी पहले आता है, ध्यान रखना। रासो ग्रंथ में पहले आता है कौन, खुमार रासो। रासो ग्रंथ में पहले कौन आएगा, खुमार रासो आएगा। ठीक है, आपको हेडिंग लिखना है खुमार रासो। खुमार रासो, या इसी को क्या कर लेते हैं, इसी को ऐसे भी लिख देता है, तो ये मत सोचिए कोई दूसरा आ गया। ठीक है, ये कही है, चाहे खुमार रासो लिखे चाहे खुमान रासो लिखिए। ठीक है, ये पहला ग्रंथ है। यहां लिखेंगे रचनाकार। रचनाकार रचनाकार इसके कौन है, दलपत विजय। दलपत विजय ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, रचनाकार। रचनाकाल लिखेंगे, रचना शताब्दी। नवी, और किसके अनुसार नवीं शताब्दी है, तो कोष्टक में यहाँ लिख लीजिए शुक्ल जी के अनुसार। कोष्टक में क्या लिखेंगे, शुक्ल जी। शुक्ल जी क्या मानते हैं, नवीं शताब्दी। और नीचे इसी के ठीक नीचे लिखिए 17वीं शताब्दी भी किसी ने माना है। 17वीं शताब्दी,
17वीं शताब्दी, ये कौन माना है? कोष्टक में लिख लीजिए मोतीलाल मुनारिया, मोतीलाल मेनारिया। क्या लिखेंगे? मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल मेनारिया लिखेंगे, ठीक है, कोष्टक में। ये 17वीं शताब्दी माना है। ये क्यों 17वीं शताब्दी मानते हैं? इसमें विवाद क्यों आ जाता है? क्योंकि इसमें चित्तौड़ नरेश राज सिंह तक का वर्णन मिलता है, जो कि 17वीं शताब्दी के थे। कौन? राज सिंह, ठीक है, 17वीं शताब्दी के थे और उनका वर्णन इसमें मिलता है। तो इसलिए मोतीलाल मेनारिया कहते हैं कि ये 17वीं शताब्दी की रचना है। लेकिन शुक्ल जी इस बात को खारिज करते हुए कहते हैं कि ये 9वीं शताब्दी की ही रचना है। इसमें जो है बाद के कुछ विद्वान जो है या कुछ कवि जो हैं, इसमें बाद में भी कुछ अपने पद जो है इसी में पीछे से जोड़ दिए हैं। बात समझ में आया? इसीलिए जो है इसमें राज सिंह का वर्णन, यानी 17वीं शताब्दी के राजा राज सिंह का वर्णन भी मिल जाता है। तो वो बाद के कोई कवि जो है उठे होंगे, उसी ग्रंथ में लिख दिए होंगे पीछे से। बात समझ में आ रहा है? जैसे हमने कोई रचना लिखा और लिखने के बाद ग्रंथ हमने छोड़ दिया, अब जो है कुछ साल चला, 10 साल, 20 साल, 50 साल, हमारे मरने के बाद जो है उसमें कोई कवि उठे और उसमें 2-4 लाइन और बढ़ा दिए, तो हमारे बाद की कुछ घटनाएं उसमें अब ऐड हो गई, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे हुआ, तो इसको क्या मानेंगे? 9वीं शताब्दी ही मानेंगे। लेकिन अगर प्रश्न बने कि मोतीलाल मेनारिया ने क्या माना है, तब आपको 17वीं शताब्दी बता देना है। बात समझ में आया? अगला जो है हेडिंग लगाएंगे इसी में, कथानक। इसका कथानक क्या है, इस रचना में लिखा क्या गया है, इस बारे में लिखना है थोड़ा सा। कथानक लिखेंगे। आवाज तो क्लियर है? क्योंकि मैं लिखूंगा नहीं, बोलूंगा, तो आवाज क्लियर होनी चाहिए। हाँ, तो इसमें लिखेंगे, हाँ इसमें लिखेंगे, इसमें बगदाद के, इसमें किसके? बगदाद, इसमें जो है बगदाद के नरेश, इसमें जो है बगदाद के नरेश नहीं लिखेंगे, खलीफा, बगदाद के खलीफा, बगदाद के खलीफा अलमामू, अलमामू तथा के शासक, तथा चित्तौड़ के शासक रावल खुमाड़ के मध्य हुए युद्ध का चित्र है, समझ गए? कि जो अलमामू और खुमाड़ के बीच जो लड़ाई लड़ी गई, जो युद्ध हुआ, उसी का वर्णन है कि खुमाड़ रासों में। क्लियर हुआ? आगे देखेंगे। नीचे लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, लाइन छोड़कर लिखेंगे, अब उसमें नहीं लिखना है, नीचे लिखे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खुमार नाम के 3 राजाओं का वर्णन किया है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खुमार नाम के 3 राजाओं का वर्णन किया है। ठीक है, पहला खुमार प्रथम। खुमार प्रथम एक राजा था, वो उसका भी नाम खुमार था, यानी 3 राजा थे जिनका नाम खुमार था। तो शुक्ल जी ने तीनों का वर्णन किया, तो पहले का खुमार प्रथम कह दिया, दूसरे को खुमार द्वितीय कह दिया, तीसरे को खुमार तृतीय कह दिया। ठीक है, तो खुमार प्रथम, इसका समय लिख लेंगे विक्रम संवत 810 से 865। 865 विक्रम संवत 810 से 865। दूसरा खुमार रासो, दूसरा खुमार यानी खुमार द्वितीय, इसका इन्होंने समय बताया विक्रम संवत 870 से 890। और खुमार तृतीय विक्रम संवत 965 से 990। वो कहते हैं कि 3 राजा थे खुमार नाम से। एक राजा था, जो पहला राजा था खुमार नाम से, वो 810 से लेकर 865 तक रहा, यानी राज्य किया। जो खुमार था वो 870 से लेकर 890 तक राज्य किया। और तीसरा जो खुमार था वो 965 से लेकर 990 के बीच जो है राज्य किया। लेकिन जो खुमार रासो लिखा गया है, इनमें से किस राजा के ऊपर लिखा गया है? ये जो खुमार रासो है, उस खुमार रासो में कौन वाला है? ये प्रथम वाला है कि द्वितीय वाला है कि तृतीय वाला है? इस चीज को शुक्ल जी कहते हैं कि जो द्वितीय वाला है यही खुमार रासो में है। ठीक है, इसी के आप आगे टिक लगा लीजिए। इसे बात समझ में आ रहा है? यही वाला राजा जो है खुमार रासो के अंतर्गत है। कौन वाला? खुमार द्वितीय। आवाज क्लियर है? जी सर। खुमार द्वितीय जो, हाँ, खुमार द्वितीय जो है उसी राजा के ऊपर जो है खुमार रासो है। क्लियर हुआ? खुमार द्वितीय के ऊपर। अब इस रचना की विशेषता क्या है वो लिखेंगे। विशेषताएं, इस रचना की विशेषताएं किस रासो की? पहला लिख रहे हैं अभी हम रासो ग्रंथ में, पहला ग्रंथ खुमार रासो। ठीक है, उसकी ये विशेषता है। क्या है? पहली विशेषता लिखेंगे, खुमार रासो में खुमार द्वितीय का वर्णन है। देखिए, खुमार रासो में किस खुमार का वर्णन है? तो खुमार द्वितीय का वर्णन है। खुमार रासो में खुमार द्वितीय का वर्णन है। ठीक है, दूसरे लिखेंगे, खुमार रासो में खुमार द्वितीय द्वारा, खुमार रासो में खुमार द्वितीय द्वारा किए गए 24 युद्धों का वर्णन है। खुमार रासो में खुमार द्वितीय द्वारा किए गए 24 युद्धों का वर्णन है। तीसरी विशेषता इसकी लिखेंगे, ये मोस्ट विशेषता। कौन? तीसरी विशेषता,
इसकी हस्तलिखित प्रतिलिपि पुनः संग्रहालय में सुरक्षित है। अब आपसे प्रश्न यहाँ, ये इंपॉर्टेंस है, इस पर टिक भी लगा लेंगे या इंपॉर्टेंस लिख लेंगे या मोस्ट लिख लीजिए, ठीक है। हस्तलिखित प्रतिलिपि, अगर आपसे पूछे खुमार रासो की हस्तलिखित प्रतिलिपि कहाँ सुरक्षित है या कहाँ रखी गई है, तो पूना संग्रहालय में रखी गई है, ठीक है। कहाँ रखी गई है? पूना संग्रहालय में। चौथा लिखेंगे, चौथा, इसमें कुल 5000 छंद है। कितने हैं? इसमें कुल 5000 छंद, 5000 छंद है। भाषा, ये मोस्ट है, ये मोस्ट है। भाषा राजस्थानी है, राजस्थानी। हिंदी, राजस्थानी हिंदी है। राजस्थानी हिंदी ना मिले तो राजस्थानी मिले तो राजस्थानी लगा देंगे, ठीक है। भाषा कैसी है? राजस्थानी है। लास्ट लिखेंगे, ये भी मोस्ट है, ये भी मोस्ट है। इसको लिखेंगे, इसका संपादन माता प्रसाद गुप्त। माता प्रसाद गुप्त ने किया। माता प्रसाद गुप्त ने किया, जिसमें छंदों की संख्या 4042 बताए हैं, 4042 बताया है। तो ये इंपॉर्टेंस है, माता प्रसाद गुप्त ने किया है, संपादन माता प्रसाद गुप्त ने किया है, ठीक है। अब आते हैं दूसरी रचना पे। दूसरी जो रचना है हमारी परमाल रासो। ये क्रम से नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्रम से नहीं है। ये नहीं सोचेंगे कि नहीं क्रम से है। क्रम से अब रचना काल से आप लोग मिला लीजिएगा, कौन पहले आएगा कौन दूसरे यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे परमाल रासो। रचनाकार इनके क्या है? जगनिक है। रचना काल इसका क्या है? रचना काल इसका जो है विक्रम संवती 1230। अगर ईस्वी में देखा जाए तो 1173 ईस्वी। विक्रम संवत 1230 या 1173 ईस्वी, ठीक है। इसमें लिखेंगे कथानक। आखिर इसमें कथानक क्या है, इसमें क्या घटना है उसको लिखेंगे। आवाज तो क्लियर है? जी सर। बताते रहेंगे। हाँ, इसमें कथानक लिखेंगे। इसमें कलिंजर
इसमें कलिंजर के शासक परमर्दिदेव। इसमें कलिंजर के शासक परमर्दिदेव, कोष्टक में लिखेंगे परमाल। इसमें कलिंजर के शासक परमर्दिदेव, कोष्ट में परमाल, कोष्ट बंद करके लिखेंगे परमर्दिदेव की वीरता का चित्रण है। ये दोनों सॉरी गलती हो गया यहाँ पे, परमर्दिदेव यानी कोष्ट में परमाल, ठीक है। परमाल रासों में परमर्दिदेव परमाल के राज दरबार में, यहाँ से थोड़ा काट के लिखेंगे, शुद्ध करेंगे। यहाँ से काटना, पूरा नहीं काटेंगे, अब बता रहे हैं कहाँ तक काटना है, वहीं से काटिएगा। कलिंजर, इसमें कलिंजर के शासक परमर्दिदेव यानी कोष्ट में परमाल, ठीक है। परमाल, इसके आगे लिखिए की को काट करके वहां से लिखिए के, थोड़ा सा गलती हो गया, के दो वीर सरदारों आल्हा और उदल, आल्हा और उदल की वीरता का चित्रण है। अब सही हुआ, आल्हा और उदल की वीरता का चित्रण है, ये दोनों, कौन दोनों? ये दोनों महोबा के रहने वाले थे। ये दोनों कहाँ के निवासी थे? महोबा के। ठीक है, इसमें कथानक इतना ही लिखना है। कथानक का मतलब कि इसमें है क्या, तो इसमें कलिंगर के शासक परमर्दिदेव के दो वीर सरदारों आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन मिलता है, और ये दोनों जो है महोबा के रहने वाले थे। ठीक है, लाइन छोड़ के नीचे से लिखेंगे। सबसे पहले इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ, ये बात लिखना है। सबसे पहले इसका प्रकाशन फर्रुखाबाद के फर्रुखा लिख लेंगे ना, फर्रुखाबाद। किसी का जन्म हुआ है यहाँ पे बताएंगे, किसका जन्म हुआ? जन्म स्थान है फर्रुखाबाद। कोई छहवादी कवियों का है? किसका है? महादेवी वर्मा। हाँ, महादेवी वर्मा का है फर्रुखाबाद। ठीक है, तो यहाँ नीचे लिखेंगे सबसे पहले इसका प्रकाशन फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर, उस समय वहां का कलेक्टर था कोई, तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट। कौन था? चार्ल्स इलियट ने 1865 ईस्वी में आल्ह खंड के नाम से कराया था। आल्ह खंड
के नाम से कराया था। बात समझ में आया? इसका सबसे पहले संपादन या प्रकाशन किसने कराया? तो फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर जो थे उनका नाम था चार्ल्स इलियट। उन्होंने 1865 ईस्वी में आल खंड के नाम से कराया था। क्लियर हुआ बात? ठीक है। इसके बाद लाइन छोड़ के लिखेंगे, इसके पश्चात श्याम सुंदर दास, इसके पश्चात श्याम सुंदर दास, इसके पश्चात श्याम सुंदर दास ने 1920 ईस्वी में, कब? 1920 ईस्वी में इसका प्रकाशन परमाल रासो के नाम से नागरी प्रचारी सभा काशी से कराया। नागरी प्रचारी सभा काशी से कराया। बात समझ में आई? तो परमाल रासो के नाम से किसने इसका प्रकाशन कराया? तो श्याम सुंदर दास ने। क्लियर है? जी। अब आगे लिखेंगे विशेषताएं। अब इस ग्रंथ की क्या विशेषताएं हैं उसे लिख लेते हैं थोड़ा सा। पहली विशेषता, मुक्तक एवं गेय रचना। ये कैसी रचना है? मुक्तक है। मुक्तक एवं गेय, गेय मतलब गाने योग्य रचना है। ठीक है, मुक्तक एवं गेय रचना है। क्लियर हुआ? दूसरी इसकी जो विशेषता है उसे लिखेंगे, कुल छंद 288 हैं। कुल छंद 288 है तथा इसमें कुल 36 खंड हैं। खंड का मतलब क्या है? अध्याय। इसमें कुल 36 खंड है यानी 36 अध्याय है। अध्याय को इसमें क्या कहा गया है? खंड कहा गया है। परमाल रासों में अध्याय को क्या कहा गया है? खंड कहा गया है। ठीक है, तो 36 खंड है, कुल 288 छंद है और 36 खंड है। तीसरी विशेषता इसकी है, इसके पद बैसवाड़ा महोबा कहाँ गाया जाता है? ये प्रश्न बनता है, इसको मोस्ट करके लिखिएगा। ठीक है, एक तो पहला वाला को मोस्ट कर लीजिए कि मुक्तक एवं गेय रचना है, और तीसरा को मोस्ट करिए और लिखिए इसके पद बैसवाड़ा कामा महोबा कामा बुंदेलखंड के आसपास वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। तो प्रश्न आपसे आप लोग देखे होंगे कि बन चुका है कि आला खंड या आला किस ऋतु में गाया जाता है? तो वर्षा ऋतु में। ठीक है, प्रश्न बना है। तो इसके पद यानी परमाल रासों के पद वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। कहाँ गाए जाते हैं? बैसवाड़ा के क्षेत्र में, महोबा के क्षेत्र में और बुंदेलखंड के क्षेत्र में।
चौथा लिखेंगे, चौथा लिखेंगे शुक्ल जी, शुक्ल जी कामा डॉक्टर नागेंद्र, शुक्ल जी कामा डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर नागेंद्र और सुनीति कुमार चटर्जी, और सुनीति कुमार चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार यह सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार यह बनाफरी बोली में रचित है। शुक्ल जी और डॉक्टर नागेंद्र और सुनीति कुमार चटर्जी यह मानते हैं कि परमाल रासो बनाफरी बोली में लिखी गई है। ठीक है, लास्ट विशेषता इसका एक और लिख लीजिए। लास्ट क्या, हाँ लिखिए, अभी और है, बहुत कुछ है इसमें लिखने का। लिखेंगे 9 नंबर पे, इसकी 9 नंबर का है, 5 नंबर की विशेषता लिखेंगे। वीरता के भावों को अभिव्यंजित करने वाली, वीरता के भावों को अभिव्यंजित करने वाली प्रमुख पंक्तियां, अभिव्यंजित करने वाली प्रमुख पंक्तियां परमाल रासों की हैं, जिसमें आल्हा अपनी माता से कहता है कि और लाइन छोड़ देंगे, वहां की के आगे डैश देंगे और छोड़ देंगे और पंक्ति को लिखेंगे। वो पंक्ति क्या है, यानी कि वीर रस से संबंधित, यानी वीर भावों को व्यक्त करने वाली पंक्तियां परमाल रासों की हैं। कौन सी पंक्ति है, उस पंक्ति में जो है आल्हा अपनी माता से कहता है, और वही वाली पंक्ति है यहाँ पे। सुन लेंगे क्या है, लिखेंगे बाद में। 12 बरस कुकर जिए, 13 ले जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। यहाँ वीर रस की प्रधानता को यह पंक्ति क्या करती है, बड़ी मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करती है, यानी कि वीर रस की एकदम प्रौढ़ पंक्ति कह सकते हैं, वीर रस की सबसे प्रौढ़ पंक्ति। हुआ ये है कि जब आल्हा जब युद्ध के लिए जाता है तो उसकी माता जो है रोने लगती है, और थोड़ा उसके मन में ये आता है कि पता नहीं क्या होगा। जब उसके मन में आने लगता है और वो कुछ ऐसी बातें कह देती है कि जाने दो, नहीं लड़ते, युद्ध ये हो जाएगा। थोड़ा उसके भाव में जब डर आया होगा, तो उसी डर को निकालने के लिए आल्हा अपनी माता से कहता है कि 12 बरस कुकुर जीवे, कि हे माता 12 वर्ष जो है कुकुर का जीवन होता है, यानी कुत्ते का जीवन होता है, वो 12 वर्ष तक जीता है। और 13 ले जिए सियार, और सियार जो है 13 वर्ष तक जीता है। अब बरस 18 छत्री जिए, और 18 वर्ष तक छत्री जी सकता है। नहीं कि योद्धा जो है केवल 18 वर्ष तक जी सकता है। अगर योद्धा 18 वर्ष से अधिक जीता है तो उसका जीवन धिक्कार है, यानी बेकार है। बात समझ गए, यानी उसे अब 18 वर्ष तक जाते जाते उसे युद्ध भूमि में या वीर गति को प्राप्त हो जाना चाहिए। युद्ध भूमि में क्या हो जाना चाहिए, वीर गति को प्राप्त हो जाना चाहिए, लड़ते लड़ते। अगर उससे ज्यादा वो जी रहा है तो उसके जीवन तो धिक्कार है। तो वही चीजों को अपनी माता को समझाता है। ठीक है,
तो ये वीर रस की वीरता का क्या है, प्रौढ़ पंक्ति है। क्लियर हुआ, वीर भाव की ये प्रौढ़ पंक्ति रही है। तो इसको लिखेंगे, यहीं पे नीचे लिखेंगे 12 बरस कुकुर जीवे। मैं लिख रहा हूं, आप लोग लिखिएगा। नीचे पंक्ति लिखिए 12 बरस 12 बरस कुकर 12 बरस कुकर जीवे। 12 बरस कुकुर जीवे, कामा लगा के, और इसी में आगे लिखेंगे, एक ही पंक्ति में लिखना चाहें तो अगर जगह हो तो लिखेंगे, नहीं हो तो नीचे लिख लेंगे। ठीक है, लिखेंगे 13 लय 13 लय जीवे सियार। 13 लय जीवे सियार। और यहाँ खड़ी पे लगाएंगे। फिर नीचे से लिखेंगे बरस 18 बरस 18 छत्री जीवे। ऐसे वाला छत्री लिखना है, छत्री जीवे, कामा लगा के, आगे जीवन को धिक्कार। आगे जीवन को धिक्कार, और डबल खड़ी लाइन कर देंगे, और डबल इन्वर्टेड कामा में भी इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, 12 बरस कुकर जीवे, 13 ले जीवे सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्ति किसकी है, परमाल रासो की है। 6 नंबर की विशेषता लिखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे अर्ध प्रामाणिक माना है। क्या माने हैं, अर्ध प्रामाणिक। अर्ध प्रामाणिक माने हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे अर्ध प्रामाणिक माना है। आठ नंबर पर लिखेंगे, आठ नहीं 7 नंबर, क्रम में 7 नंबर लिखेंगे। अंतिम पद में यानी परमाल रासों का जो अंतिम पद है उस पद की बात हो रही है। अंतिम पद में रचना का नाम महोबा समय। अंतिम पद में रचना का नाम महोबा समय दिया गया है। महोबा समय दिया गया है, यानी अंतिम पद में इस रचना का नाम बताया गया है कि इस रचना का क्या नाम है, तो वहां लिखा गया है महोबा समय। ठीक है, और जबकि श्याम सुंदर दास ने इसका नाम परमाल रासो रख दिया है और चार्ल्स इलियट ने इसका नाम आला खड्ड रखा है। 7 के बाद 8 नंबर का देखेंगे। 8 नंबर की विशेषता लिखेंगे, रासो साहित्य में परमाल रासो सर्वाधिक लोकप्रिय है। रासो साहित्य में परमाल रासो सर्वाधिक लोकप्रिय है। सर्वाधिक लोकप्रिय है।
अब देखिए रासो साहित्य में कौन सी रचना सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो परमाल रासो। 10 नंबर की विशेषता लिखेंगे। 10 नंबर की विशेषता है वीर रस, वीर रस अंगिरस है, वीर रस अंगिरस, कोष्ठ में प्रधान रस कह सकते हैं। इसमें वीर रस क्या है, प्रधान है, ऐसे लिख लीजिए, ना समझ में आ रहा तो इसमें वीर रस प्रधान है, तथा तथा अतिशयोक्ति अलंकार है, तथा अतिशयोक्ति अलंकार प्रधान है, प्रधान है, ऐसे लिख लीजिए। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के, और वही अतिशयोक्ति अलंकार ही क्या हो गया, प्रधान अलंकार बन गया। इसमें 11 नंबर का लिखेंगे। इसमें वीर रस प्रधान है और अतिशयोक्ति अलंकार प्रधान है, ठीक है। 11 नंबर की विशेषता या 10 नंबर की विशेषता होगी, लिखेंगे आल्हा एक खंड काव्य है, ये मोस्ट है, लिख लीजिए। आल्हा एक खंड काव्य है, आल्हा एक खंड काव्य है, आल्हा एक खंड काव्य है। अब कुछ कथन है, लिखेंगे परमाल रासों से संबंधित कुछ कथन है, नीचे लिखेंगे। पहला कथन में यह वीर काव्य, डबल इन्वर्टेड कामा में लिखना है, यह वीर काव्य इतना लोकप्रिय हुआ कि, यह वीर काव्य इतना लोकप्रिय हुआ कि यह वीर काव्य इतना लोकप्रिय हुआ कि इसे गाने वाले उत्तर भारत में हैं, इसे गाने वाले उत्तर भारत में हैं, पर बैसवाड़ा इसका केंद्र है, पर बैसवाड़ा इसका केंद्र है। इन्वर्टेड कामा बंद करेंगे। ये कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल का। किसका है, रामचंद्र शुक्ल का। दूसरा कथन लिखेंगे परमाल रासो गूंज मात्र है, परमाल रासो गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं, मूल शब्द नहीं। इन्वर्टेड कामा बंद कर देंगे। ये कथन बताएंगे किसका है, किसका है, मोस्ट है ये, मोस्ट, इसके आगे मोस्ट लगा लीजिए, मोस्ट, मोस्ट। परमाल रासो गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं है, किसने कहा था, तो रामचंद्र शुक्ल। किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल, हाँ रामचंद्र शुक्ल। मोस्ट कथन है ये, याद रखना। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, शुक्ल जी ने किस ग्रंथ को गूंज मात्र कहा है, ठीक है, तो परमाल रासो। क्लियर हुआ। जी सर। अगला कथन लिखेंगे एक और, उत्तर प्रदेश में
उत्तर प्रदेश में जो आलखंड के नाम से प्रचलित है, उत्तर प्रदेश में जो आलखंड के नाम से प्रचलित है, उत्तर प्रदेश में जो आलखंड के नाम से प्रचलित है, वही परमाल रासों के मूल रूप का विकसित रूप माना जाता है। वही परमाल रासों के मूल रूप का विकसित रूप माना जाता है। इन्वर्टेड कामा बंद करेंगे। ये कथन है राम गोपाल शर्मा का। नोट में लिखेंगे, थोड़ा सा नोट्स में लिखेंगे। परमाल रासों के नायक आल्हा का विवाह, परमाल रासों के नायक आल्हा थे। आल्हा परमाल रासों के नायक आल्हा का विवाह सोनवा से तथा उदल का विवाह फुलवा, ऐसे फुलवा लिख लीजिए। फुलवा ऐसे दिखाता है, बड़ा वो रहेगा, छोटा वो रहेगा। हाँ, ऐसे लिखिए फुलवा। ठीक है, तो उदल का विवाह फुलवा से हुआ था। उदल का विवाह फुलवा से हुआ था। उन्हें महोबा अधिक प्रिय था। उन्हें महोबा स्थान है जहाँ ये रहते थे, इस स्थान से इनको बड़ा लगाव था। उन्हें महोबा अधिक प्रिय था। राजा परमाल यानी परमार्दी देव, राजा परमाल की रानी का नाम मलहना था। ठीक है, तो अब देखिए, ये जानते रहेंगे तभी तो पकड़ेंगे ना, इसमें किसका वर्णन है, आला और उदल का वर्णन है। इसी वजह से इसे आलाखंड भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है, जगनी किसके शासनकाल या किसके समकालीन थे या किसके राज दरबार में थे? तो राजा परमाल के। परमाल मतलब परमाल वहां नहीं लिखेगा, क्या लिख देगा, परमार्दी देव लिख देगा। ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान देना है। क्लियर हुआ? अगला जो हमारा ग्रंथ होगा, लिखेंगे नहीं आज, बस ऐसे लिख करके छोड़ दीजिए। अगला जो हमारा ग्रंथ होगा तीसरे नंबर का, वो होगा बिसल देव रासो। बिसल देव रासो, इसके बारे में कल लिखा जाएगा। ठीक है,
विशल देवरासो। तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, कल लिखेंगे, आज इतना ही लिखेंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि ज्यादा नहीं लिख सकते, कोई चीजें ज्यादा हो जाएगी और वो बड़ा है, अब खत्म हो नहीं पाएगा, बीच में जो है तारतम्यता टूट जाएगी। तो अब एक ही दिन कल ही लिखेंगे, ठीक है। हाँ, देखिए आप लोग परेशान नहीं होंगे, क्लास हम लोगों की रेगुलर चलेगी, बस जो है थोड़ा सा जब तक ज्वाइनिंग नहीं होती है ना, तब तक थोड़ा डिस्टरबेंस रहता है सभी चीजों को लेकर के, कि इसलिए क्लास जो है बीच बीच में क्या हो जा रहे हैं। जी सर।